ग्लेक्सो में अगर हमने पिछले 17 सालों में हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी करते तो आज के दिन हमें कितना रिटर्न मिलता, कितना डिविडेंड मिलता, हर साल हमें कितना डिविडेंड देती ये कंपनी, कितना बोनस देती, कितना स्प्लिट अनाउंस करती, टोटल रिटर्न हमारा कितना बनता, कितना हमें टैक्स देना पड़ता, कितना डॉलर में हमें रिटर्न मिलता, तमाम डिटेल होगी इस वीडियो में। जी तो शीट पे मैं आ गया हूँ जहाँ हम देखेंगे कि इसमें 2009 से लेके आज तक अगर हम एसआईपी करते 1 लाख रुपए की तो हमें टोटल कितना रिटर्न मिलता है और हर साल हम देखेंगे कि ये कंपनी हमें क्या कुछ दे रही है। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें नोट कर लें कि ये जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की है हर साल बाय की, ये मैंने उस साल की हाई प्राइस सेलेक्ट की है। आप अगर लो प्राइस सेलेक्ट करेंगे या एवरेज पे आप शेयर को बाय करेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। और हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 1 जनवरी को, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं 2009 में फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, हाई प्राइस थी 147 और हमें शेयर मिलते 678। अब 2009 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, वो है 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4700 तकरीबन टैक्स के बगैर। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 110 हाई प्राइस है इसकी और शेयर हमें मिलते हैं 901। 2010 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू है जी 7800 और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करेंगे, 90 रुपये हाई प्राइस है 2011 में और शेयर हमें मिलते हैं 1111। 2011 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू होती है तकरीबन 10,000 रुपया, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और ये कंपनी हमें बोनस देती है, बोनस के बाद हमारे शेयर हो जाते हैं 3093। इसी तरह 2012 में हम चलते हैं, दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 81 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है 2012 में और शेयर हमें मिलते हैं 1222। 2012 में भी ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 17,000 रुपया और एक बोनस देती है, बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 4747। इसी तरह हम आगे चलते हैं, 2013 में 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में और 152 रुपये हाई प्राइस होती है इसकी 2013 में और 657 हमें शेयर मिलते हैं। 2013 में भी ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 21,000 रुपया तकरीबन और एक बोनस देती है जिसके बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 5944। आगे हम चलते हैं 2014 में। 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 253 हाईएस्ट प्राइस है इस शेयर की और शेयर हमें मिलते हैं 394। 2014 में भी ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है, बोनस के बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6,972 और डिविडेंड हमें मिलता है 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 22,000 रुपया तकरीबन। तो आप देख रहे हैं 2009 से लेकर 2013 तक किस तरह शेयर की प्राइस बढ़ रही है और किस तरह हम हर साल डिविडेंड बोनस वगैरह जो है वो हमें मिल रहा है। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 244 हाईएस्ट प्राइस होती है इसकी और शेयर हमें मिलते हैं 408। 2015 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 36,000 रुपया। इसी तरह 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 252 हाईएस्ट प्राइस होती है शेयर की और शेयर हमें मिलते हैं 397। 2016 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 31,000 रुपया। आगे हम चलते हैं, 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 274 हाईएस्ट प्राइस होती है शेयर की और शेयर हमें मिलते हैं 364। 2017 में हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 8,141 और ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, ये पहला देती है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा देती है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 48,000 रुपया और 24,000 रुपया। इसी तरह 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, इसकी प्राइस हो जाती है 219, शेयर हमें मिलते हैं 455 और एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2018 में जिसकी वैल्यू बनती है 34,000। तो आप देख रहे हैं किस तरह हम हर साल डिविडेंड जो है वो मिल रहा है। 2019 में दोबारा 1 लाख रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे, 189 इसकी हाईएस्ट प्राइस है 2019 में और शेयर हमें मिलते हैं 527। 2019 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 63,000 रुपीज़।
इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 203 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है इसकी, और शेयर हमें मिलते हैं 491। 2020 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 57,000 रुपया। आगे हम चलते हैं 2021 में। 21 में भी हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 2021 में इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है 195 और शेयर हमें मिलते हैं 513। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 10,127। और 2021 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 65,000 तकरीबन, टैक्स के बगैर। टैक्स की बात भी हम आगे करेंगे। इसी तरह 2022 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 144 हाईएस्ट प्राइस होती है इसकी, 691 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल हमारे पास शेयर आ जाते हैं 10,818। और 2022 में भी ये कंपनी 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 75,000 तकरीबन, जो कि हम डिविडेंड की सब मद में ले लेते हैं। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 97 हाईएस्ट प्राइस है, 1026 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2024 में दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और ये देखिए हमारे पास 2024 में इसकी हाईएस्ट प्राइस है 444, 97 से उठा है 444 पे चला गया। 225 हमें शेयर मिलेंगे। 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 481 इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है 2025 में। शेयर हमें मिलते हैं 208। और 2025 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी 1,22,000 और तकरीबन 61,000 रुपया हमें डिविडेंड की मद में मिल जाता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि 2009 से लेकर 2025 तक हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ दे रही है, डिविडेंड कितना दे रही है, बोनस कितना दे रही है, सारी हमने यहाँ पे डिटेल जानी। अभी हम देखते हैं कि अगर हम आज के दिन में इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखें रिटर्न समरी 1 जनवरी 2009 से लेके 20 फेब 2026। 20 फेब को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 20 फेब की प्राइस ली है, 384 है इसकी तकरीबन, और शेयर हमारे पास है टोटल 12,277। तो अगर हम इसको आज के दिन में सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू बनेगी तकरीबन 47 लाख रुपया। और यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट बेसिस, यानी हमने कितना पैसा लगाया है इस शेयर में, वो आ जाएगा 17 लाख रुपया, क्योंकि हम हर साल 1 लाख रुपया डाल रहे हैं इस शेयर में, तो हमारे पास टोटल तकरीबन आएगा 17 लाख रुपया। ठीक है, इस शेयर को अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ये तकरीबन 47 लाख की वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर हम इसको बेचते हैं आज के दिन में तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा अनरियलाइज्ड, तकरीबन हमारे पास 30 लाख का आएगा। ठीक है जी। इसी तरह डिविडेंड हमने आज तक कितना वसूल किया, 7 लाख रुपए का, और टोटल गेन हमें कितना हुआ, 37 लाख रुपए का तकरीबन, यानी 219%। और डिविडेंड हमें मिला 41% के हिसाब से, और प्रॉफिट हमें हुआ 177 के हिसाब से परसेंटेज में। ये आ गया एनुअलाइज रिटर्न, यानी अगर हम इसको 2009 से लेके आज तक देखें तो इन 17 सालों में इसका तकरीबन जो XIRR रिटर्न बनता है वो बनता है 13.40। एनुअल बेसिस पे अगर हम इसे काउंट करते हैं तो 13.40 बनता है। इसी की मदद से आपने इस शेयर को दूसरे शेयर के साथ, इस शेयर को दूसरे सेक्टर के शेयर के साथ, और इस शेयर को दूसरी एसेट क्लास के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप करेंगे। आगे हम बात करेंगे, यहाँ तक तो होगी टैक्स के बगैर, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना हुआ, ग्रॉस डिविडेंड कितना हुआ। अभी हम बात करेंगे टैक्सेस की। डिविडेंड हमें मिला तकरीबन 7 लाख का, टैक्स पे कटा तकरीबन 15% का। टैक्स कम ज़्यादा हो सकता है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ 15% ही है। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 6 लाख रुपया। इसी तरह कैपिटल गेन हमें हुआ है 30 लाख का, तो इस पे ऑफ कोर्स टैक्स कटेगा 4,53,000 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 25 लाख की। हाँ, यहाँ पे आप देख लें कि कैपिटल गेन में हो सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर आपने शेयर जिस साल परचेज किया हो उस साल FBR का जो भी रूल होगा उसी के मुताबिक अगर लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन 0 होता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन मैंने अज्यूम किया कि 15% ही है, तो इतना हमने टैक्स देना है। यहाँ अगर हमारे पास टोटल PKR यानी 37 लाख का हमने तकरीबन ग्रॉस प्रॉफिट लिया है, उस पर हमने 5,59,000 तकरीबन टैक्स पे किया है, और हमारे पास जो नेट अमाउंट बनती है वो 31 लाख की बनती है। 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 31 लाख हमें नेट में गेन मिल गया, अज्यूम किया है हमने। यहाँ तक तो होगी टैक्स की बात। आगे हम बात करेंगे डॉलर में कि इसकी हम डॉलर एवरेज कास्ट जो है वो क्या बनती है।
तो हमने 17 लाख लगाया, डॉलर कास्ट बनती है इसकी तकरीबन 13,175। ये कैसे बनी? ये देखें 2009 में, क्योंकि हम हर साल एसआईपी कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू थी डॉलर की मैंने उसको काउंट किया और सबको हमने जमा कर लिया। फॉर एग्जांपल 2020 में 168 थी और हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, तो तकरीबन $592 बनते हैं। तो इस तरह हमने 2009 से लेकर 2025 तक डॉलर का डाटा इकट्ठा किया और फिर उसको हमने जमा कर लिया, तो हमारे पास कॉस्ट बेसिस आ गई तकरीबन 13,175 हमने डॉलर की मद में इन्वेस्ट किया, अगर हम इसको डॉलराइज में देखना चाहते हैं। तो डॉलर में टोटल गेन हमारे पास आ गया आज की डेट के हिसाब से, ये देखें जी 37 लाख है। तो 37 लाख को आप आज की डेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लें 278 के हिसाब से, तो तकरीबन $13,415 बनते हैं आपके, और परसेंटेज में हमारे पास 102% प्रॉफिट बनता है। ये होगी बात डॉलर रिटर्न में। यहाँ बात हमने की है जी इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन क्योंकि पास में हम बात कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री को जो है वो केस स्टडी की है हिस्ट्री की, तो उस सूरत में इन्फ्लेशन जो है वो उसको मैंने ऐड नहीं किया है। इन्फ्लेशन को यूजली हम ऐड करते हैं अगर हमने फ्यूचर में किसी भी शेयर की केस स्टडी करनी हो कि फ्यूचर में इसकी बाइंग पावर जो है वो कितनी बनती है आज के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया है यहाँ पे। और अगर हम कहीं फ्यूचर में बात करेंगे तो फिर हम इन्फ्लेशन को भी ज़रूर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें बाइंग पावर का पता चल सके फ्यूचर में, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया, ये होगी जी केस स्टडी इसकी कि 2009 से लेके 2026 तक अगर हम हर साल इस शेयर में 1 लाख रुपए की एसआईपी करते तो हमें ये शेयर हर साल कितना डिविडेंड देता, डिविडेंड की मद में कितनी रकम हमें मिलती, कितना बोनस मिलता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने शेयर हो जाते, ये सारी हमने केस स्टडी की है। और फिर हमने ये जाना है कि हमारे पास टोटल शेयर कितने आ जाते हैं, उनकी वैल्यू आज के दिन के हिसाब से कितनी आ जाती है, और हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, डिविडेंड हमें टोटल कितना मिला है, टोटल गेन कितना हुआ है, एनुअलाइज रिटर्न इसका कितना बनता है, ठीक है। इसी तरह हमने टैक्सेस की बात की कि डिविडेंड पे हमें कितना टैक्स कटा है, कैपिटल गेन पे हमें कितना टैक्स कटा है। यहाँ पे मैंने सीडीसी का, एनसीसीपीएल का और ब्रोकर की कमीशन की फ़ीस जो है वो ऐड नहीं की, ठीक है। वो भी थोड़ी बहुत बनती है, लेकिन आप उसको भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ आप समझ लें कि ये जो कैपिटल गेन है ये आपको कुछ सालों में इतना नहीं बनेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपका टैक्स जो है वो कम होता जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा, या डिपेंड ऑन एफबीआर की पॉलिसी कि जिस साल आपने शेयर को बाय किया है उस साल उनकी क्या पॉलिसी थी, कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो क्या होता है। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन जो है वो एडजस्ट भी हो जाता है, कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है अगर आपने कहीं लॉस किया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस सूरत में कैपिटल गेन का टैक्स जो है ये अहमियत का अमल नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आप अज्यूम कर लें कि आपने 15% देना है तो इतना टैक्स आपका कट जाएगा। इसी में आप समझ लें कि आपकी एनसीसीपीआर की फ़ीस निकल गई, सीडीसी की फ़ीस निकल गई, ब्रोकर का कमीशन निकल गया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की तो टोटल टैक्स की, फिर नेट गेन आ गया, फिर डॉलर में रिटर्न यानी डॉलर की कॉस्ट अगर हम जानना चाहते हैं तो वो आ गई हमारे पास, परसेंटेज में रिटर्न आ गया, इन्फ्लेशन की हमने बात की, और यहाँ हमने बात की कि हर साल हमारे पास डॉलर की कितनी वैल्यू थी जिसको हमने कॉस्ट पे जो जमा किया है, और हमने ये जाना है कि कितने हमारे पास डॉलर जो हैं वो बनते हैं। तो ये थी केस स्टडी। अगर आपको किसी भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और बताएं कि किस साल से किस साल तक आप केस स्टडी चाहते हैं, तो वो भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।